मैं एडवोकेट अतुल कुमार चौबे आप लोगों के बीच में आज मैं सीपीसी के आदेश 1 वादों के पक्षकार का पूरा क्लियर करूंगा। सीपीसी में स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अपने गोल के प्रति आप लोग इनकलाब लिख दीजिए। अपना लक्ष्य पाने के लिए एकदम 24 घंटा लगे रहिए कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है। इनकलाब का मतलब होता है मेरे लक्ष्य से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम शुरू करेंगे आदेश 1 वादों के पक्षकार। वादों के पक्षकार को हम क्लियर करेंगे। वादों के पक्षकार, आप ये बताइए वादों के पक्षकार क्या? जब हम केस फाइल करते हैं, कोई भी केस फाइल करते हैं, तो उसमें 2 पक्षकार होने चाहिए। एक तो वादी होना चाहिए जो केस फाइल कर रहा है, एक प्रतिवादी। तो आदेश 1 यही कहता है भाई कि केस फाइल करने से पहले आपको पक्षकार बनना है। उसी पक्षकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वादों के पक्षकार में कुल जो नियम है 1 से 13 तक दिए गए हैं। टोटल नियम 1 से 13 है, लेकिन इम्पोर्टेंट नियम कुछ ही नियम है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम थोड़े थोड़े करके आप सब नियम पे हम चर्चा करेंगे। नियम सब इम्पोर्टेंट है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चन बनता है। आगे हम चर्चा करेंगे। रूल 1 पे हम आएंगे और रूल 1 के बारे में पढ़ेंगे। वादी के रूप में संयोजित। रूल 1 कहता है भाई केस करने जाएगा तो केस कौन करता है? वादी करता है। तो वादी कौन है? आप बताएं वादी कौन है? तो ये रूल 1 कहता है वादी कौन होगा? तो वादी वह व्यक्ति होगा जो एक ही कार्यों या कार्यों के समव्यवहारों या कार्य समव्यवहारों की श्रृंखला आवली से उत्पन्न होने वाला जो अनुतोष होगा उसे प्राप्त करने का जो अधिकारी होगा, जो अधिकार रखता है। अब कार्य मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी को सेवा दे रहे हैं, तो आप एक काम कर रहे हैं तो उसका अनुतोष आपको मिलना चाहिए। अब अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी आपको होना चाहिए। आपके कार्यों, आपके व्यवहारों, आपके बिजनेस से आपको अनुतोष प्राप्त होना है, यानी आपको लाभ लेना है। वह लाभ पृथक रूप से पा सकते हैं या संयुक्त रूप से आप पा सकते हैं। तो आप वादी होंगे। आप क्या होंगे? वादी होंगे। तो वादी वही व्यक्ति होगा जो कार्यों या कार्यों के समव्यवहारों से या उसके श्रृंखला से अंतोष प्राप्त करने वाला। अब रूल 1 पढ़ने के बाद आप सीधे रूल 3 पे आइए। प्रतिवादी कौन होगा जी? वादी ने तो केस फाइल कर दिया भाई कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमारा बनता है। तो प्रतिवादी कौन है? वादी जिनके विरुद्ध ये रिलीफ प्राप्त करना चाहता है। मान लीजिए आप कोई गाड़ी लेके आए और मैं मिस्त्री हूँ, मैंने गाड़ी बनाया। अब गाड़ी आपका बनाया तो मैं आपसे पैसा लूँगा, और पैसा प्राप्त करने का मुझे अधिकार है। और किसके है? किसके विरुद्ध है? आपके विरुद्ध। तो आप क्या हो जाएंगे? प्रतिवादी हो जाएंगे। तो प्रतिवादी के रूप में संयोजित वह हर एक व्यक्ति प्रतिवादी है जो जिसके विरुद्ध वादी क्या अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ये दिमाग में रखिए। वादी वही होगा जो प्रतिवादी से अनुतोष प्राप्त करे। इसमें से फिर से हम दूसरे रूल पे आएंगे। दूसरा नियम कह रहा है पृथक विचारण। मान लीजिए वादी का संयोजन हो गया। अब पृथक विचारण न्यायालय कहेगा कि भाई हमने वादी को तो बनाया, संयोजन किया, लेकिन वादी के संयोजन से वाद में विलम्ब हो सकता है, उलझन उत्पन्न हो सकती है, बाधाएं आ सकती है। तो पृथक विचारण का आदेश कर देगा। फिर से तीन ए नियम कहता है ये पृथक विचारण। लेकिन इसमें पृथक विचारण किसका होगा? प्रतिवादी के संयोजन से अगर न्यायालय को लगता है कि किसी प्रकार का विलम्ब होगा, वाद में कोई रुकावट आ गया, उलझन होगी, तो यहाँ विचार करें। यानी 1 से लेके और 3A तक आपको एक रूप में पढ़ना है। चौथा नियम क्या कहता है? न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या विरुद्ध निर्णय देगा। अब मान लीजिए कई ठो वादी हैं तो न्यायालय क्या करेगा? कई वादियों को एक ही उनके पक्ष में एक ही निर्णय सुना सकता है कि भाई 20 वादी हैं,
किसी केस में 20 वादी हैं तो 20 वादी को एक ही निर्णय में लिख देगा कि भाई सबको कार दिया जाएगा, सबको कार रिलीफ में मिल गया, सबको संपत्ति मिलेगी। लेकिन न्यायालय चाहेगा तो उन वादियों में से पृथक भी कर सकता है निर्णय। पृथक का मतलब किसी को कार देगा, किसी को किसी को टेबल दे देगा, किसी को संपत्ति देगा, ये सब चीज़ें करेगा। और किसके विरुद्ध, तो जो प्रतिवादी हैं उनके विरुद्ध, यानी मान लीजिए प्रतिवादी भी 5-6 हैं, तो 5-6 हैं तो या तो उनके विरुद्ध एक ही कर देगा कि भाई कि आप सबको एक इतना पैसा देना है, और नहीं तो सबका अलग अलग यहाँ भी निर्णय दे देगा कि आप 10,000 देंगे, वो 3,000 देगा, वो 5,000 देगा, ऐसे लगा सकते हैं न्यायालय। 5वां है प्रतिवादी हितबद्ध होना जरूरी नहीं है। किसी भी केस में वादी का हितबद्ध होना जरूरी है, प्रतिवादी का हितबद्ध होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 6वां रूल है, एक संविदा के आधार पर दायी पक्षकार संयोजन होंगे। एक संविदा में कोई भी पक्षकार हो, कोई भी पक्षकार है तो उसका भी संयोजन किया जाएगा। 7वां है कि वादी को संदेह है कि किससे अब वादी मान लीजिए केस तो फाइल कर दिए, 7वां कर रहा है, 7वां इंपॉर्टेंट है, वादी केस फाइल करता है, लेकिन 5-6 प्रतिवादी हैं, लेकिन वादी को पता नहीं है कि हमें जो रिलीफ मिलेगा, हमें जो लाभ मिलेगा, किसके कौन सा वादी देगा, तो 5-6 वादी को क्या करेगा, पक्षकार बना देगा, जिसको जिसको डाउट होगा प्रतिवादी के रूप में बना देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर आदेश 1 का रूलाट है, आदेश 1 का रूलाट है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हम प्रतिनिधिवाद भी कहते हैं। इससे प्री में क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी बनता है। अब देखिए 8 कहता है कि मान लीजिए बहुत से लोग हैं और उन सबका हित हो और एक से अधिक लोग हैं, गिनती न है 50, 100, 20, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें क्या है कि सभी की ओर से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, पैरवी कर सकता है, प्रतिरक्षा कर सकता है, वाद फाइल कर सकता है। लेकिन अब देखिए 8 में 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप कहता है कि अगर एक व्यक्ति को पैरवी करना हो, प्रतिरक्षा करना हो, तो न्यायालय का आदेश लेना होगा या न्यायालय खुद निर्देश करेगा। दूसरा स्टेप कहता है कि अगर एक का पालन हो जाता है, जैसे मान लीजिए न्यायालय ने आदेश कर दिया कि 10 लोग हैं, एक पैरवी करेगा, एक ही प्रतिरक्षा करेगा, तो दूसरा स्टेप कहता है कि सभी अन्य व्यक्तियों को आप तामील कराएंगे, व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से अन्य जो सदस्य होंगे उनको आप बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप 20 लोगों में से एक ही लोग जाएंगे, एक ही लोग देखेंगे केस को, प्रतिरक्षा करेंगे, आवाज़ खाएंगे। तीसरा, अगर मान लीजिए 20 में से कोई कहे नहीं हम भी पक्षकार बनना चाहते हैं, तीसरा हम भी पक्षकार बनेंगे, तो आवेदन करेगा तो न्यायालय उसको भी पक्षकार बना। चौथा स्टेप है 23(1) प्रत्याहार, 23(3) प्रत्याहरण और 23(3) में करार समझौता नहीं करेगा। यानी चौथा में कहेगा किसी भी प्रकार का न तो करार करेगा, न ही समझौता करेगा, न ही परित्याग करेगा केस का। कौन? 8 में जो 20 लोगों के हितों को एक साथ जो पैरवी कर रहा है, जिसको न्यायालय ने एक व्यक्ति माना है और कर रहा है पैरवी कीजिए, वह बिना न्यायालय के आदेश से ये सब चीज़ें नहीं करेगा, न तो समझौता न ही प्रत्याग, ये सब चीज़ें नहीं करेगा। 5वां है इसमें अन्य बनेगा पक्षकार पैरवी न करने। अगर मान लीजिए न्यायालय ने तो एक व्यक्ति को बता देगा भाई कि आप 20 लोगों के तरफ से पैरवी कीजिए, लेकिन वो सही पैरवी नहीं कर रहा है, तो उन 20 में से कोई भी एक अन्य को न्यायालय पक्षकार बना सकता है जो मुकदमे की उचित पैरवी करे। 6वां है डिग्री सभी पर लागू। अब मान लीजिए जो 200 आदमी है और 200 में एक आदमी पैरवी कर रहा है कोर्ट में जाके, न्यायालय के आदेश, न्यायालय ने आदेश दिया कि 200 तो लोग आएंगे नहीं पैरवी करने, तो अगर वह हार जाता है या जीत जाता है, कोई डिग्री बनती है, तो वह डिग्री 200 लोगों पे लागू होगी। 6वां स्टेप रहता है। अब 8 ही आता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यायालय कार्रवाई में राय देने के लिए व्यक्ति और निकाय को न्यायालय किसी भी कार्रवाई में राय लेने के लिए किसी व्यक्ति निकाय को बुला सकता है भाई कि हमें जरूरत है आपकी, आप राय दें। अब यहाँ पे आपको 9 कुसंयोजन असंयोजन, ये भी एक रूल इम्पोर्टेंट है। कुसंयोजन असंयोजन, अब कह रहा है किसी भी केस में कुसंयोजन असंयोजन से वो वाद विफल नहीं होगा। विवादग्रस्त विषयों का, वाद में जो विवादग्रस्त विषय हैं उसका निपटारे न्यायालय करेगा अधिकारों और हितों को ध्यान में रख के। पक्षकारों के अधिकारों हितों को ध्यान में रख के न्यायालय क्या करेगा, उतना निपटारा करेगा। अब 10 सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, आप कभी भी कोर्ट में जाइएगा तो लोग कहेंगे 110 का पालन करे के पड़ी,
हमें भी वादी बनाइए। 10 कहता है मान लीजिए कि गलत वादी के नाम से वाद। जो वादी है वह अंतोष पाने का अधिकारी नहीं है, लेकिन वह चाहता है, वह केस कर दिया है, अधिकार नहीं रखता है गलत वादी के। तो 110 में अगर न्यायालय को, इसमें 5 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पर है कि मान लीजिए न्यायालय को संदेह हो जाता है कि भाई वादी गलत है, वादी सही नहीं है, वादी का अधिकार नहीं, तो वो तुरंत किसी भी प्रकरण पर, केस के किसी भी स्टेप पर वह क्या करेगा, सही वादी को जोड़ेगा। दूसरा में दे रहा है हटा सकता है, यानी मान लीजिए जो वादी जुड़ा है वो अनुचित है, उसको अधिकार नहीं है, तो उसको क्या करेगा, चला निकला तारा अधिकार है ये नहीं, क्या करेगा, काट सकता है, उसको हटा सकता है। तीसरा वाद मित्र, वाद मित्र से केस फाइल होता है, जैसे कोई अवैध को आ गए। चौथा है कि डिपेंडेंट जोड़ने पर, मान लीजिए चौथा कह रहा है कि अगर प्रतिवादी को जोड़ा जाता है, कोई प्रतिवादी उसको जोड़ा जाता है कि भाई आप आइए, आपके खिलाफ बन रहा है, तो प्रतिवादी जोड़ा जाएगा तो सीधे वाद पत्र में संशोधन होगा, केस में संशोधन होगा। संशोधन की कॉपी मूल प्रतिवादी को भेजी जाएगी और जो प्रतिवादी जोड़ा जाएगा उस पर सम्मन की जाएगी 5 में। और सम्मन जो होगा लिमिटेशन एक्ट के 22 के अंडर में की जाएगी। और सम्मन ज्यों ही की जाएगी किस पे, जो नया प्रतिवादी जोड़ा जा रहा है सम्मन के, उस पर न्यायालय कार्रवाई करेगा। अब 10A इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यायालय संबोधित करेगा प्लीडर। अब मान लीजिए न्यायालय ने तो अमेंडमेंट किया और एक प्रतिवादी को जोड़ दिया, प्रतिवादी आएगा तो न्यायालय किसी प्लीडर से अनुरोध करेगा भाई कि इनके तरफ से आप कुछ बताएं, सुने उन्हें। ये 10 का है। 11 वाद का संचालन। वाद का संचालन कौन करेगा, तो न्यायालय को जो भी व्यक्ति उचित लगे, जो भी न्यायालय की दृष्टि में सही है, उचित है, उनको दे देगा कि भाई वाद का संचालन करें। कई वादियों और प्रतिवादियों में से कोई एक अन्य के लिए उपस्थित हो जाएगा। 12 देखिए, 12 और 8 में बहुत एक तरह मिलता जुलता है, लेकिन अंतर है। मान लीजिए 10 वादी हैं यहाँ पे, तो 10 वादियों में से 8 वादी अधिकृत रूप से आदेश अधिकार दे देंगे कि 9 वादी, 8-9 वादी क्या करेंगे, एक वादी को करेंगे भाई आप हमारे तरफ, सबके तरफ से उपस्थित हो। सेम ऐसे प्रतिवादी मान लीजिए 5-6 हैं, 6 प्रतिवादी हैं, तो 6 में से 5 कह देंगे अधिकृत रूप से कि ये छठा व्यक्ति हम लोग के तरफ से डिपेंडेंट के रूप में प्रेजेंट होगा कोर्ट में। तो यह 12 करता है कई वादी प्रतिवादियों की ओर से अन्य के उपस्थित होने का काम करता है। अब ये 13 आता है कि असंयोजन या कुसंयोजन पर आक्षेप। अगर आपको असंयोजन हो रहा है या कुसंयोजन, तो आक्षेप आपको शीघ्र करना पड़ेगा, शीघ्र आप करेंगे तो सब काम हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इम्पोर्टेंट रूल 8 है, फिर से यहाँ 10 है। 10 के 1 2 3 रूल हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वादों के पक्षकार खत्म हो गया। किसी भी केस में आपको वादों के पक्षकारों को पढ़ना होगा। ये आदेश 1 आज हमने फिनिश कर दिया। जय हिंद दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि होगी तो आप ऐड करेंगे। बाकी जय हिंद, नमस्ते।